फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 33 इंडियन पॉलिटी। तो इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 19। फाइन, आर्टिकल 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 20 और 21 को पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और उससे पहले बिफोर एंटरिंग इनटू द टॉपिक, तो कुछ चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हो तुम लोग के लिए भी है, और जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में बैठे हो तुम लोग के लिए भी है। पिछले किसी क्लास में हमने एक टास्क दिया था तुम लोग को, क्या हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस सेंट्रल लेजिस्लेशन को या सेंट्रल लेजिस्लेशन के ऊपर वो चेक कर सके। तो देखो, हाई कोर्ट तभी सेंट्रल लेजिस्लेशन को देखेगी जब वो सेंट्रल लेजिस्लेशन की वजह से उस स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो। यानी कि दूसरे टर्म में कहा जाए, लेट्स से पटना हाई कोर्ट उसी सेंट्रल लेजिस्लेशन पे काम करेगी या उसी सेंट्रल लेजिस्लेशन का वैलिडिटी चेक करेगी जिसके वजह से बिहार राज्य में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो, क्योंकि आखिर पटना हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कितना है, बिहार तक, और सेंट्रल लेजिस्लेशन है क्या, पूरा इंडिया तक है उसका। तो यदि वो सेंट्रल लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट से बना हुआ जो एक्ट है उससे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है बिहार में, तो उस समय उस दृष्टिकोण से हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट जो मैंने वर्क दिया था। शायद कई बच्चे लोग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जब मैं आर्टिकल 15 पढ़ा रहा था पिछले क्लास में, जब आर्टिकल 15 पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने दो टर्म यूज़ किया था, नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस वो अलग चीज़ है, वो आर्टिकल 15 से कनेक्ट नहीं किया जाए उसके लिए सेपरेट है, जो कि इस लेक्चर में समझोगे। यदि कोई बच्चा नोट्स बना रहे हो यूट्यूब पे या क्लास में तो वहाँ से काट देना, क्योंकि आज हम बताएंगे, इस लेक्चर में हम बताएंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और नेचुरल जस्टिस क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, विद दिस वर्ड लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है भारत में तो उस समय भी आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है, एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 भी सस्पेंड नहीं होता है। तो इसका मतलब आर्टिकल 20 समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर तो ऐसा क्या चीज़ लिखा गया आर्टिकल 20 कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी ये सस्पेंड नहीं होगा? तो बात समझो। आर्टिकल 20 ग्रांट्स protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or a foreigner or legal persons like a company or a corporation। देख रहे हो कितना सुंदर बात है। आर्टिकल 20 कहीं ना कहीं नागरिक को या एलियन को, बाहर के लोगों को, या फिर लीगल पर्सन्स को, लीगल पर्सन कंपनी हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो उसको पूरा अधिकार देता है, नागरिक को अधिकार देता है, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उसको अधिकार देता है, फॉरेनर को अधिकार देता है, लीगल पर्सन को अधिकार देता है कि इसके अगेंस्ट आर्बिट्री कोई कदम नहीं उठाया जाए, यानी कि इसके अगेंस्ट कोई आर्बिट्री पनिशमेंट ना हो। ऐसा नहीं कि किसी के भी घर में आ गया पुलिस और तुमको बोला कि चलो मेरे साथ। आर्बिट्री अरेस्ट नहीं हो सकता, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब यदि मैंने जो जुल्म किया, जैसे मान लो कि मैंने कुछ क्राइम किया और यदि सिद्ध हुआ तो जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना ही मेरा पनिशमेंट होना चाहिए, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। और कोई भी, यदि मैं कुछ जुल्म ही नहीं किया, कोई गलती काम नहीं किया, तो ये पुलिस प्रशासन का अधिकार नहीं बनता है कि वो आर्बिट्री मुझे अरेस्ट करे। बात समझ में आया? तो आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। यानी कि सब पे लागू होगा, फॉरेनर के ऊपर भी लागू होगा ये, ठीक है, सिटीजन के ऊपर भी लागू होगा, और लीगल पर्सन, कंपनी, कॉर्पोरेशन के ऊपर भी लागू होता है। यानी कि आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकते हो, आर्बिट्री पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। समझ गया ना? हाँ, इसका प्रिंसिपल समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें 3 प्रोविजन है, इसको यदि ठीक से समझना है तो तुमको 3 चीज़ समझना होगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नंबर 1। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, एंड तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमेशन। अब इसको लेमैन टर्म में समझते हैं, बहुत लेमैन टर्म में समझते हैं, तब जाके इसको समझ पाओगे। फर्स्ट देखते हैं हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो बच्चे लोग,
अब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है तुम लोग। देखो, मान लो कि किसी ने कुछ क्राइम किया, ठीक है, वो क्राइम किया तो आईपीसी में उसके लिए रूल बुक है ना, आईपीसी इज अ रूल बुक फॉर एनी क्राइम, और किस प्रोसीजर से फॉलो करना है उसके लिए सीआरपीसी है। हालांकि आईपीसी और सीआरपीसी रिप्लेस हो गया है तुम्हारा, आईपीसी रिप्लेस हुआ है तुम्हारा भारतीय न्याय संहिता से, और सीआरपीसी रिप्लेस हुआ है तुम्हारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, ठीक है। मगर मैं यदि आईपीसी सीआरपीसी बोल रहा हूँ तो समझ जाओ कि हम अभी का ही चीज़ बोल रहे हैं जो कि बहुत दिन से चल रहा है, सीआरपीसी आईपीसी। एनीवे, समझो बात, समझो यहाँ पे, समझो अच्छे से, लिखो भी और समझो भी चीज़ों को। यदि मान लो कि किसी ने क्राइम किया एट एनी टाइम, अब एनी टाइम कोई भी टाइम हो सकता है, पहले अभी कभी भी हो सकता है, तो उस समय जो लॉ था, उस समय जो प्रोविजन था उसको पनिश करने का, वही लॉ लागू होना चाहिए, वही लॉ लागू होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि उसने कुछ हीनियस क्राइम किया, वो कोई क्राइम किया और लॉ लेके आए और रेट्रोस्पेक्टिवली यूज़ कर दिया उसके ऊपर, ये नहीं हो सकता। जैसे देखो, कहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, निर्भया केस का। निर्भया केस में 4 से 5 अपराधी भी थे, वो एक्यूज थे, बाद में तो वही लोग मेन कन्विक्ट भी किया गया, वो सिद्ध हो गया कि वही लोग बदमाश थे, उन्होंने ही गैंग रेप किया था निर्भया का। तो उसमें माइनर भी था, एक माइनर भी था। जानते हो 18 साल से नीचे जो बच्चा रहता है, वो यदि वो ब्रूचुअल क्राइम भी कर दे तो उसको वो पनिशमेंट नहीं होगा जो 18 साल के ऊपर जो वाला जो आदमी करता है। सही बात है ना। तो उस समय देश में मांग हुआ कि जब सबको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है, जब सबको फांसी दिया जा रहा है, तो उस बच्चे को क्यों नहीं फांसी दिया जाएगा। तो मांग हुआ कि ऐसा लॉ बनाया जाए जिसके वजह से उस बच्चे पे भी लागू हो, मगर ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है उस समय जो क्राइम किया है, तो उसके हिसाब से उस समय लॉ है, तो उस लॉ के हिसाब से उसको ट्रीट करना। ऐसा ना कि अभी लॉ लेके आए और आप पीछे से उसको ट्रीट कर रहे हो। यू कांट डू दिस थिंग्स। इसी को बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हाँ, मैं ध्यान रहे, ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो क्रिमिनल केसेस में ही हो सकता है, सिविल केस वो क्रिमिनल केसेस में ही नहीं हो सकता है, सिविल केसेस में पॉसिबल है। जैसे मान लो कि सिविल केसेस बहुत सारा हो सकता है, एडॉप्शन, टैक्सेस पे करना, ये सब सिविल केसेस हैं। यदि सरकार को लगा कि भाई ये तो टैक्स ही पे नहीं किया है 10 साल, तो सरकार आज लॉ ला के ये बोल सकती है कि इसको पिछले साल का भी टैक्स देना है, तो सिविल केसेस में पॉसिबल है, मगर क्रिमिनल केसेस में पॉसिबल नहीं है। यानी क्रिमिनल केसेस में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि आज उसने कोई क्राइम किया है तो आज के हिसाब से जो लॉ है उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए, ना बल्कि आज कोई नया लॉ ला के पीछे के डेडलाइन से उसको ट्रीट किया जाए, उसको पनिश किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए? फर्स्ट प्रोटेक्शन समझ में आया? सिंपल टर्म्स में आप देखो, मैं कोट करता हूं, देखो, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कि जिस समय उसने कुछ क्राइम किया तो उस समय जो लॉ था उसी लॉ के हिसाब से उसको देखा जाए, उसी लॉ के हिसाब से उसको न्याय दिया जाए, उसी लॉ के हिसाब से उसको पनिश किया जाए। नॉट सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब, यानी कि जो लॉ में जितना पनिशमेंट दिया गया है, जो आईपीसी में जितना पनिशमेंट दिया गया, जितना अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दिया गया, उतना ही पनिशमेंट उसको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। कोई नया लॉ ला के ये नहीं बोलना है कि अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आज ला दिया और 10 साल से लागू होगा ये पिछले, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो इसलिए जुडिशरी या लॉ इस तरह नहीं बन सकता है, जुडिशरी चाह के भी कुछ नहीं कर सकती इस पर, ये तरीका है। तो आर्टिकल 20 का मतलब है कि कोई आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकते हो। जो क्राइम किया उस समय जो भी एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से उसको देखोगे। आप बैकडेट से कोई लॉ नहीं ला सकते हो, समझे ना। लॉ बैकडेट से लॉ लाने का मतलब क्या? लॉ आज बना दिया, आप बोले कि 10 साल पहले से लागू होगा। यानी कि मान लो कि 2024 चल रहा है, नहीं है, 2024 में लॉ बनाए और बोले कि नो ये 2010 से ही लागू होगा, ये सरकार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा। मैं ये क्रिमिनल केसेस में नहीं होना चाहिए, यदि ये करना भी है तो सिविल केसेस में आप कर सकते हो। होप सो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग, आया समझ में ये चीज? हाँ, देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ, समझो, वर्ड बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिया गया है, बात समझो। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, नॉट सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी
greater than the prescribed by the law in force at that time of the commission of the act। समझे ना, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सरल भाषा में बोल दिए, अपने भाषा में लिख लो इस चीज़ को। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कन्फ्यूज कर जाओगे। चलो नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज में दिखा गया है, देखो सेमी रिपीट हुआ, नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब देखो, एक आदमी ने एक क्राइम किया, ठीक है, लेट से एक आदमी ने मर्डर किया। जब मर्डर किया तो वो आईपीसी में प्रोविजन होगा और सीआरपीसी के हिसाब से काम करना होगा। सीआरपीसी का मतलब क्या, प्रोसीजर कैसे इस्टेब्लिश, तो किस प्रोसीजर से आपको आईपीसी का धारा लागू करना है। और सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है जज के लिए, पुलिस अथॉरिटी के लिए, पनिश करने के लिए, सही बात है ना। यानी कि मान लो कि एक आदमी एक क्राइम किया, एक आदमी ने क्राइम किया, तो उसको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो एक ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए एक ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाए, समझे। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जैसे मर्डर किया, तो मर्डर किया तो मर्डर के लिए सजा होगा, तो एक ही बार ना सजा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 बार सजा हो उसको। हाँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहता हूँ। देखो कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी कोई क्राइम होता है तो अलग अलग सेक्शंस भी लगते हैं। यहाँ पे ध्यान दो ना, अलग अलग सेक्शंस भी लगते हैं, किसी में 2 साल का लगता है, किसी में 3 साल का लगता है, किसी 4 साल का, वो अलग चीज़ है, वो अलग अलग सेक्शंस। जैसे मान लो कि एक ने मर्डर किया और उसको 7 साल का कारावास होना चाहिए। अब 7 साल का कारावास बेचारा काट लिया और उसके बाद बोलो कि नहीं तुम्हारा 10 साल और करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। एक ऑफेंस के लिए एक ही बार आप पनिश कर सकते हो, भले ही सेक्शन अलग अलग लगे, वो दूसरा विषय है। बात समझ में आ गया ना। हाँ, तीसरा देखो, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट ही बयान दे। इसलिए जब नार्को टेस्ट होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है जज के सामने में। होता है नार्को, जब लाई डिटेक्टर होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, तो उस समय उसको विटनेस के रूप में नहीं माना जाता है, एविडेंस के रूप में नहीं माना। देखो, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कि जिसके ऊपर एक्यूज्ड है, वो अभी कन्विक्टेड नहीं है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, ठीक है। अब जिसके ऊपर आरोप लगा, या तो सच में वो कन्विक्टेड हो सकता है या सच में वो तुम्हारा नहीं भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है ना। यानी कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने अगेंस्ट विटनेस तुम नहीं बना सकते हो ऐसे लोगों को जिसके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। तो ये जो 3 एलिमेंट है बच्चे लोग, यही तुम्हारा आर्टिकल 20 का एसेंस आया समझ में ना। बहुत ही बेजोड़ है कि नहीं, बताओ तो, कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगना चाहिए। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है कि जो क्राइम किया है उस समय, तो उस समय जो एक्ट है, उस समय जो लॉ का प्रोविजन है, उतना ही अमाउंट में उसको पनिश करना होगा। ऐसा ना कि कोई बैक डेट से आप ला दिए, लॉ बनाए आज और बैक डेट से लागू करके बोले कि चलो तुमको भी फांसी होगा। यू कांट डू दिस थिंग्स, नंबर 1। दूसरा क्या है, डबल जियोपार्डी नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिशमेंट होना चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए एक से अधिक पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, भले ही आईपीसी अलग अलग धारा लगा, वो विषय अलग है। तीसरा क्या है कि जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। तो यानी कि इसलिए कहते हैं ना कि मजिस्ट्रेट का वो लिया जाता है, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो सब लिखा जाता है, क्योंकि देखो पुलिस के अंदर है, कस्टडी में है, पुलिस तो मार उड़ के वो ले लेगा, वो लिखवा लेगा कुछ से कुछ, फिर जज के सामने जाएगा, वो मुकर जाएगा, बात खत्म हो गया। तो पुलिस कस्टडी में यदि कोई भी एक्यूज्ड कुछ भी लिखे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है जज के सामने में, उसको फॉल्स माना जाता है। यही बिकॉज ऑफ द थर्ड पॉइंट, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। समझो वर्ड को, चलो अब समझो बात को। देखो वही सब चीज़ लिखा गया जो बताए हैं। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो था ना। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि जो आप पेनल्टीज इंपोज करो रेट्रोस्पेक्टिवली, बैक डेट से 2024 में लाए और बोले कि 2010 से लागू होगा, दैट्स कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो। और नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है कि आज लॉ लाए तो आज से ही लागू होगा, समझ रहे हो ना। यानी कि अपन दैट इज अपन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेज द पेनल्टी फॉर सच एक्ट्स। यानी कि यदि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, इसका मतलब क्या है कि अभी कोई क्राइम किया तो उसका जो पनिशमेंट है वो भी बढ़ाया जा सकता है अभी लॉ ला के। ये हमारे आर्टिकल 20 में अलाउड नहीं है। दूसरा देखो, हाउएवर देखो वहाँ पे देखो, द इनैक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड। सही बात है ना।
आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 देखो, पहला जो प्रोविजन देखोगे तो इस तरह का लॉ नहीं लाना चाहिए हमें भारत में, नहीं लाना चाहिए। हाँ, मगर सिविल केस के लिए ला सकते हो, सिविल लॉज या टैक्स रिलेटेड लॉज है उसके लिए ला सकते हो बैकडेट से, मगर क्रिमिनल लॉज नहीं हो सकता है, क्रिमिनल लॉज नहीं ला सकते हो बैकडेट से। यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो फॉर क्रिमिनल लॉज बट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कैन बी हैपन फॉर हाँ सिविल लॉज और टैक्स लॉज, वो ला सकते हो। सिविल लॉज में समझ रहे, सिविल जो केसेस एडॉप्शन, मैरिज, जैसे मान लो कि एक महिला पहुंची कोर्ट में, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और बोली कि सर अभी हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है जो हमारे पति से मिलना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है, 10 साल पहले भी नहीं मिल रहा था, तो क्या है इसके लिए लॉ बन जाएगा इसके लिए। हाँ हाँ, साहब आने वाला भी तो हुआ था, वही साहब आने वाला केस। एनीवे, तो यहाँ पे देखो, तो सिविल केस में ऐसा लॉ लाया जा सकता है और ये बोला जा सकता है कि लॉ ला दिया या तो विधानसभा से या फिर तुम्हारा ऊपर वाला पार्लियामेंट से, और ये कहा जा सकता है कि बाबू तुम इस साल का नहीं दिया तो इस साल का दे दो और 10 साल जो नहीं दिया वो भी दे देना, ठीक है। तो सिविल लॉज में पॉसिबल है, समझ गए ना। और सेम फॉर द टैक्स लॉज ऑल्सो, जीएसटी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सरकार ने पार्लियामेंट से एक लॉ बना दिया और बोला कि जो कंपनी अभी तक ने वोडाफोन का क्या हुआ था बताओ ना, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वाला हुआ था कि नहीं हुआ था, जो मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था। तो बिल्कुल यही सब चीज़ है। तो इन अदर वर्ड्स देखो बच्चे लोग, यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो एक सिविल लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली, सही बात है ना। यानी कि सिविल वाला केसेस या फिर टैक्स रिलेटेड जो केसेस है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू किया जा सकता है, बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है। फर्दर दिस प्रोविजन प्रोविड्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट फॉर द ट्रायल देयरफॉर। हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो वहीं नहीं लगेगा जहाँ पे क्रिमिनल लॉ का बात हो, या फिर जो ट्रायल में है उससे कोई मतलब नहीं, जो लाइन में लगा हुआ है जिसके ऊपर कन्विक्टेड प्रूव ही नहीं हो उसके लिए नहीं है। जो हो गया, जो पता चल गया कि ये दोषी आदमी है, कई तो जानते हो ना तुम लोग, कई तो जेल में पड़ा रहता है आदमी सब, तो वो तो अभी उसके ऊपर तो कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है। ट्रायल का मतलब क्या होता है, देखो तो वो तो अभी एक्यूज्ड ही है, कन्विक्टेड थोड़ी है। जेल में तो किसी को भी बंद किया जा सकता है, संदिग्ध है बोल के बंद कर दिया उसको, अब उसके ऊपर कार्रवाई हुआ तो दोनों तरीके से आ सकता है, या तो सच में ही वो उसने क्राइम किया या क्राइम नहीं भी किया। तो जो क्राइम नहीं किया तो उसके लिए थोड़ी नो एक्स पोस्ट फैक्टो है, उसको हटा दो। मगर जो प्रूव हो गया कि भाई इसने सच में ही क्राइम किया है तो उसके लिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसलिए बोला गया कि नॉट द ट्रायल, ट्रायल के लिए बात नहीं बोल रहा है वो, समझे ना। जो कन्विक्टेड हो गया फॉर डैट, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लॉ जब था तो उसमें 5 साल का ही था और उसने जो भी क्राइम किया जिसकी वजह से उसको 5 साल का सजा होना चाहिए, और ज़बरदस्ती पॉपुलर डिमांड के वजह से, पब्लिक मीडिया उडिया के वजह से या और भी रीजन के वजह से, जेन्युइन रीजन के वजह से भी आप बढ़ा देते हो तो कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वो कन्विक्टेड के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो। मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखो इसमें भी बहुत सारा रहस्य है 5th 1 में। इन अदर वर्ड्स ए सिविल लाइबिलिटी और ए टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली। नोट्स देखना है, नोट्स देखना है। फर्दर दिस प्रोविजन प्रोविड्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर द एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, समझ गए ना, नॉट द ट्रायल देयर ऑफ, ट्रायल के लिए नहीं है, समझ गए ना बात को। तो फर्दर दिस प्रोविजन प्रोविड्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो हुआ है उसी के लिए है, समझ गए ना, उसी के लिए प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसके ऊपर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लगेगा, उसके ऊपर कोई दूसरा लॉ नहीं लग सकता। यदि कोई ट्रायल में है तो ट्रायल में तो बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, जो कन्विक्टेड है उसके ऊपर नहीं लग सकता, कहने का मतलब ये है दूसरे टर्म में। एनीवे, यहाँ पे देखो, फाइनली द प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 22 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हाँ बच्चे लोग, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लग जाए, अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि स्टेट को लगा कि भाई ये आदमी टेररिस्ट है, ये आदमी बाद में जाकर बहुत कीड़ा कर सकता है, ये बाद में जाके लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब कर सकता है, तो आर्टिकल 22 में ये लिखा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बाबू ये सब एक्स पोस्ट फैक्टो ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। यानी कि वही बोला कि जो इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लागू नहीं होता है, या फिर किसी भी पर्सन को आपने कस्टडी में लिया है ना तो उसके लिए लागू नहीं हो, क्योंकि उसको आपने लिया संदिग्ध, आपने सोचा कि भाई कई बार होता है ना, देखो सिंपल बात है, एनआई हमारा कितना एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है, तो ये हर समय ही अपना इनपुट लेते रहता है। अब मान लो किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया,
जैसे होता है ना कि कई लोग इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने जा रहे हैं, कैल से कितने लोग ज्वाइन करने के लिए गए, सरकार को पता चल गया कि कैल का कुछ आदमी है जो जाना चाहता है अफगानिस्तान और इजराइल या फिर सीरिया, ये सब जाना चाहता है, तो भाई उसके लिए कहा है कि आर्टिकल 20, वो आर्टिकल 22 के अंदर आ जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको पहले ही धर लो, पकड़ लो। तो उसके लिए ये चीज़ इस तरह का इम्यूनिटी नहीं हो, क्योंकि इम्यूनिटी हम जानते हैं 3 इम्यूनिटी दिया गया है ना, ये इम्यूनिटी उन लोग के लिए नहीं है। सिंपल टर्म में द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली, देखो ये जो डबल जियोपार्डी का जो प्रोटेक्शन दिया गया ना कि एक ऑफेंस के लिए आप एक से अधिक बार उसको पनिश नहीं कर सकते, यही ना है डबल जियोपार्डी का जो प्रोटेक्शन है, ये उसी के लिए ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल, यानी कि वो उसी के लिए है जहाँ पे कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो या फिर जुडिशियल ट्राइब्यूनल में मुकदमा चल रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाबू कोई मान लो कोई मिलिट्री का केस आ गया, जैसे कई बार होता है ना कि एक IAS भ्रष्ट है, तो जब एक IAS भ्रष्ट है तो उसके ऊपर 3-4 मुकदमा चल सकता है। एक तो अपना ही डिपार्टमेंट का मुकदमा चल रहा होता है, एक तुम्हारा वही डिपार्टमेंटल भी मुकदमा चल रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी मुकदमा चल रहा होता है, उसके ऊपर बहुत सारा मुकदमा हो सकता है। बात समझे, वही लिखा है इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कहने का मतलब नॉर्मल आदमी के लिए फर्स्ट है। यदि कोई कर्मचारी है, जैसे मान लो देखो ना, तुम मिलिट्री वाला जानते हो ना, मिलिट्री का मार्शल बैठता है कि नहीं बैठता है, कोर्ट मार्शल, तो उसमें तो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं बोलते हैं, उस समय इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो यदि डिपार्टमेंट यदि संज्ञान लेना चाहे, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी संज्ञान लेना चाहिए, तो उस समय वो संज्ञान ले सकता है और अपना पनिशमेंट दे सकता है। एट द सेम टाइम जुडिशरी को भी अधिकार है संज्ञान देने का। देखो जब किसी भी सिंपल टर्म में कहो कि किसी भी यदि मान लो कि IAS ऑफिसर के ऊपर यदि लग गया कि उसने धोखाधड़ी किया है, उसने कुछ करप्शन किया, जैसे देखो ना इसी बार हुआ था ना महाराष्ट्र में, तो UPSC ने कमेटी बनाया कि नहीं बनाया उसको चेक करने के लिए। एट द सेम टाइम वो मामला जुडिशरी में भी जा सकता है, तो दोनों ही जगह पे मुकदमा वो किया जा सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। आया समझ में बढ़िया से? हाँ थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, मत समझ जाओगे, थोड़ा सा बुद्धि होगा समझ जाओगे, कोई बहुत हार्ड भी नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल, यानी कि जो जुडिशियल नेचर का नहीं है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला बात नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल मुकदमा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी आदमी गिरफ्तार हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एथिक्स को वायलेट किया है। तो इसलिए डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जाहिर सी बात है एक से अधिक बार भी उसको फैसला दे सकते, पनिश कर सकते हैं, बट ये जुडिशियल नेचर का नहीं होना चाहिए। आया समझ में ना? आगे देखो, खैर इतना जाना भी नहीं है अंदर। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ, फर्स्ट पार्ट बता दिए, सेकेंड पार्ट भी बता दिया, थर्ड पार्ट देखो। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें क्या है कि अब सेल्फ यानी कि कोई एक्यूज्ड है, किसी ने ऑफेंस किया, उसके ऊपर मुकदमा, उसके ऊपर आरोप लगा है, तो वो अपना विटनेस नहीं बन सकता है ना। अब अपना विटनेस का मतलब क्या है? तो वो दोनों ही हो सकता है, या तो ओरल एविडेंस भी हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है, ठीक है। यानी कि उसको जबरदस्ती तुम बुलवा नहीं सकते हो और उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम ये सब चीज़ प्रेजेंट करो कि जिसे तुमने कत्ल किया था या जो भी चीज़। तो यानी कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बात समझ में आ गई ना? ओरली किसी को मजबूत नहीं कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट्री लिखा उखा के तुम वो जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, बट ध्यान रहे ये तुम 3 चीज़ कर सकते हो। देखो 3 चीज़ क्या है? कह सकते हो कि भाई हाई भाई डज नॉट एक्सटेंड, यानी कि कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, तुमने जो चीज़ से मारा, किसी को मर्डर किया, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है तो लाओ, दिखाओ। तो कई केस में ऐसा होता है कि जो मुजरिम है वो स्वीकार कर लेता है ना कि सर हमने ही क्राइम किया, क्योंकि वो पता है कि जो आगे वाला पुलिस बैठा हुआ मेरा बाबा लोग सब है, आज नहीं तो कल पता कर ही लेगा ये लोग। जब तुमको पकड़ लिया गया तो कई लोग तो मतलब 90% लोग तो टूट जाते हैं, 10% ही लोग होगा जो ढीठ होगा, जो नहीं बोलता कि हम क्राइम किए फिर भी नहीं मानता है। 90% लोग तो टूट जाएगा, वो एक ही मीटिंग में टूट जाएगा वो, क्योंकि जब तुम्हारा इंट्रोगेशन होगा तुम एक भी शब्द में फंस जाओगे, तुम फंस गए वहाँ पे गंदे तरीके से। और फिर अलग अलग आएगा ऑफिसर सब, और उसको कितना एक्सपीरियंस है, एक ही बार मुँह लगा देगा तुमसे। बात समझो। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस प्रशासन का ही चीज़ पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसके वजह से हत्या हुआ या कोई क्राइम है, उसको पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं बोल सकती, पुलिस बिल्कुल बोल सकती है कि लाओ लेके आओ।
और यदि वो लेके आया तो वो एविडेंस बन सकता है तुम्हारा, वो एविडेंस बन सकता है, समझे। दूसरा देखो, कंपल्सन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिफिक सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिफिक, हाँ ये सभी मांग सकता है कि थंब इम्प्रेशन दो अपना, जो भी सबूत के लिए हो सकता है। ब्लड स्पेसिफिक, देखो हर समय डीएनए टेस्ट होता है कि नहीं ब्लड का सबका, या कंपल्सरी एग्जीबिशन, हाँ बॉडी का चेक हो सकता है ना। देखते हो जब एक बड़ा बड़ा जो क्राइम करता है तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तुरंत उसका बॉडी मेडिकल होता है, तो वो करवाया जा सकता है, उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, समझे ना। और उसके बाद जानते हो, बट ध्यान रखना है, फर्दर इट एक्शन ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग और द प्रोसीडिंग विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, यानी कि जो क्रिमिनल नेचर का नहीं है केसेस, उसके साथ ये 3 नहीं हो सकता है, उसके साथ 3 नहीं हो सकता। ये 3 जो बताया, नंबर 1 नंबर 2, 10 में जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये कोई क्राइम किया है, क्रिमिनल एक्टिविटी किया उसके लिए। अब मान लो कि जो सिविल केसेस को वो किया है, जैसे मान लो कि घर में डिस्प्यूट है तो उसका थोड़ी तुम ब्लड सैंपल लोगे। जैसे मान लो किसी ने टैक्स नहीं दिया सरकार को तो उसका थोड़ी तुम ब्लड सैंपल लोगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो भी बताए हैं तुम लोग को बच्चे लोग 3 चीज़, ये केवल क्रिमिनल केसेस के लिए, उसी के प्रोसीडिंग के लिए है, ना बल्कि सिविल प्रोसीडिंग के लिए होगा। होप सो समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, अच्छा अब देखो ना, खत्म हो गया आर्टिकल 20 वी हैव कंप्लीटेड। हाँ आर्टिकल 20 में बताओ बच्चे लोग पीएमएलए वाला केस सब फंस जाता है, ईडी वाला सब बहुत सारा, तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोग करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करें उसमें। एनीवे आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 1 तो बहुत बड़ा है ना और बहुत आसान भी है समझने में। आर्टिकल 20 में कोई प्रॉब्लम आया क्या तुम लोग को समझने में? नो प्रॉब्लम ना, बहुत ही ईजी है, एक बार फिर से रीड कर लोगे तो और समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल लक्ष्मीकांत का ही एग्जैक्ट वर्ड पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। आर्टिकल 21 देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या बोलते हैं, मतलब लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पूरा अधिकार है आपको अपना लाइफ जीने का, समझे ना। तो आर्टिकल 20 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी, यानी कि कोई भी इंसान को, कोई भी पर्सन्स को, देखो सिटीजन भी नहीं बोला गया, इसलिए सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, फॉरेनर भी आ जाएगा यहाँ पे, उसको भी ये राइट मिलता है। यानी कि डिक्लेयर्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to procedure established by law, and this right is available for both citizen and नॉन सिटीजन, यानी कि ये एलियन के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है, कहने का मतलब ये हुआ। यानी कि जो आदमी जिस तरह जी रहा है उसको जीने दो, बट यदि लॉ ऐसा है, यानी कि जो लॉ के हिसाब से है, लॉ के हिसाब से उसने कुछ अपराध किया तो फिर उसके ऊपर अंकुश लगाओ, इन अ सिंपल टर्म, यानी कि जिसको जीना है जीने दो, ठीक है ना। यदि लॉ कहता है कि उसने कुछ क्राइम किया, कुछ गलत काम किया, तब उसके लाइफ में इंटरफेयर करो, अदरवाइज उसको पूरा जीने का अधिकार है, उसको पूरा अपना लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी एंजॉय करने का अधिकार है, समझे ना। अब बताओ, बहुत ही फेमस केस AK गोपालन केस, ठीक है, 1950 का। तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप समझो, इस बात को समझो। अब देखो तुम खुद सोचो कि इसमें क्या बोला है कि नागरिक या फॉरेनर तब तक अपना जीवन को एंजॉय कर सकता है ना, आराम से जिए, कंटिन्यू करे, मगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश ऑफ लॉ के हिसाब से, यदि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से यदि कोई वायलेट किया उस चीज़ को, तो फिर वो लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट भी होना चाहिए। तो AK गोपालन केस में क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखो समझो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इस चीज़ को नैरो इंटरप्रेट किया है, ब्रॉड इंटरप्रेट नहीं किया आर्टिकल 21 को। 1950 में जस्ट आज़ाद हुए थे उस समय हम लोग। इट हेल्ड दैट अ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम द आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी कि एग्जीक्यूटिव यदि मान लो कि गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार किया है, तब आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया, यानी कि नागरिक के साथ गलत काम हो गया। मैं यदि लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी कि लॉ ही गलत हो, यदि लॉ यदि पार्लियामेंट ने गलत पास किया, विधानसभा ने गलत पास किया, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो ये तो गलत बात हो गया ना, लॉ भी तो गलत हो सकता है। हियर कम्स द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंसेप्ट आ जाएगा, बच्चे लोग लिखो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि लॉ भी कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, लॉ के अंदर भी जस्टिस होना चाहिए, लॉ भी फेयर होना चाहिए। अब इसमें क्या है बात, AK गोपालन केस में कहा गया आर्टिकल 21 को लेके कि एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्रेरीनेस ना हो, एग्जीक्यूटिव अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, बट यदि लेजिस्लेचर कुछ भी पास कर दिया गया तो उसको माना जाएगा, उसको ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरा सवाल ये है तुम लोग से कि लॉ भी तो कई बार गलत होता है। यदि लॉ गलत तरीके से बनाया गया और उसके वजह से आर्टिकल 21 में वायलेशन हो रहा है और तुम उसको वायलेशन नहीं मान रहे हो, तो ये भी तो गलत चीज़ है। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एके गोपालन केस में जो इंटरप्रिटेशन था वो बहुत ही नैरो था। कायदे से क्या होना चाहिए, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन तो होना ही चाहिए उसके अगेंस्ट, साथ साथ आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी होना चाहिए था बात। मगर कोई बात नहीं है, लेट सेट सुप्रीम कोर्ट मनेका गांधी केस में फिर से आएगी और सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को फिर से पलट देगी और कहेगी नो, केवल एग्जीक्यूटिव, केवल आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट का अगेंस्ट, केवल आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं बल्कि आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी हो सकता है। ये समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल। तो बात समझे, यानी कि मैं दूसरे टर्म में कहूं तो क्या है इसका मतलब, हर आदमी को ही अपना पर्सनल लिबर्टी एंजॉय करने का अधिकार है, प्रोवाइडेड यदि किसी भी आर्टिकल प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ जो भी बना है उसके हिसाब से यदि वायलेट कर रहा है, उसका जीने का तरीका यदि वायलेट कर रहा है, जैसे हम जी रहे, अभी पढ़ा रहे हैं ना, यदि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अभी हम जो अभी लाइव जी रहे हैं, इसके वजह से कोई लॉ वायलेट होता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर केस बनेगा, हमको पनिश किया जाएगा। डेट सर, मेरा सवाल ये है, अच्छा पनिश कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है, पुलिस करता है ना, पुलिस पकड़ के जेल में ले जाता है। तो एक केस तो ये भी हो सकता है, पुलिस झूठ मूठ को भी तो ले जा सकता है हमको, लॉ वायलेट नहीं हुआ, पुलिस ले गया, तो उस केस में एके गोपालन के ये जो 1950 का जो एके गोपालन केस है वो कहता है कि यस, प्रोटेक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो मशीनरी, स्टेट मशीनरी, वो गलत तरीके से लोग का पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकता है, बट यदि लॉ चाहे तो लॉ कर सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एके गोपालन केस 1950 का ये कितना नैरो है, क्योंकि लॉ भी तो गलत हो सकता है। देखो यहाँ पे समझो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वही चीज़ तो बोल रहा है, इसका मतलब स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ लॉ पर्सन बेस्ड ऑन द लॉ, लॉ के हिसाब से तो कर सकता है फिर वायलेट। ऐसा लॉ ला दे जिसकी वजह से तो उसका जो नागरिक या फॉरेनर का जो राइट्स, जीने का अधिकार, वो तो पूरा वायलेट हो सकता है। तो देखो यहीं पे बात, ये जो एक्सप्रेशन है, देखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिए, जापान से लिए ना हम लोग, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए, यूके से लिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो डॉक्ट्रिन हमने जापान से लिया है कि जो लॉ में दिया गया, जो प्रोसीजर जो दिया गया, उसी प्रोसीजर से हमें किसी को पनिश करना है या फिर हमें न्याय देना है, दैट इज अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो देखो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बहुत ही नोवल जो डॉक्ट्रिन है, फिलोसॉफी है, दैट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कितना बड़ा चीज है, उसमें कहा जाता है देखो पनिश करो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ही करो, मगर लॉ भी तो जस्टिसेबल होना चाहिए। यदि लॉ ही गलत है और गलत लॉ के हिसाब से किसी नागरिक का जो जीने का अधिकार है वो तुम वायलेट कर रहे हो, तो वो भी तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने डॉक्ट्रिन लिया है, बाद में लिया है। देखो, हेंस द वैलिडिटी ऑफ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड ए प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। इसका मतलब एक गोपालन केस को देखोगे तो इसका मतलब क्या कि यदि लॉ अनरीजनेबल भी हो, अनफेयर भी हो, अनजस्ट भी हो, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल सकते, फिर भी तुम्हारा जो पर्सनल लिबर्टी है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, फिर भी वायलेट हो सकता है। तो जरूरी था कि नहीं था सुप्रीम कोर्ट को फिर से आना और इसको करेक्ट करना, और सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया है इस चीज को। देखो मानेका गांधी केस, देखो यहाँ पे सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी। अब बताओ यहाँ पे भी गड़बड़ सुप्रीम कोर्ट का। एके गोपालन केस में एक गलती क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 है ना, केवल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट है, आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन हो सकता है। एक सबसे बड़ा गलती। और दूसरा गलती क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया यहाँ पे, देखो कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल बॉडी है, बताओ, मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो हमारा शरीर है। पर्सनल लिबर्टी का डेफिनेशन क्या दिया कि जो हमारा शरीर है और जो शरीर जो लिबर्टी एंजॉय करता है उतना ही लिबर्टी। अरे व्हाट अबाउट द डिग्निटी, डिग्निटी का क्या फिर? ये तुम्हारा मनेका गांधी केस में डिग्निटी वाला एंगल सुप्रीम कोर्ट लेके आता है। तो पहला देखो एके गोपालन केस में 2 गलती हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ही रेक्टिफाई किया है बाद में, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक सबसे बड़ा गलती क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 21 को बहुत ही नैरो इंटरप्रेट किया। उसने कहा कि देखिए
आर्टिकल 21 किसके अगेंस्ट है? आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, ना बल्कि आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट है। तो ये यहाँ पे गलती हो गया, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। दूसरा क्या है? दूसरा कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल बॉडी तक ही सीमित है, लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन, यानी कि केवल इंडिविजुअल का जो बॉडी है उसी संबंधित है लिबर्टी। तो यहाँ पे डिग्निटी का एंगल नहीं आया। अब देखो लैंडमार्क जजमेंट मानेका गांधी केस 1978, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो गोपालन केस का जजमेंट था उसको पलट दिया और आर्टिकल 21 को बहुत लंबा खोल दिया, वाइडर इंटरप्रिटेशन। अब देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेके आया सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट रूल दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ। हाँ, जो है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी उसको डिप्राइव किया जा सकता है, उसको वायलेट किया जा सकता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। बट लॉ कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। लॉ कैसा होना चाहिए? फेयर लॉ होना चाहिए। लॉ कैसा होना चाहिए? जस्टिसिएबल होना चाहिए। देखो क्या है, व्हाट इज दिस? दिस आर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दिया ना उसको। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मानेका गांधी केस में ठीक कर दिया, एक गोपालन केस का जो भी जजमेंट था ठीक कर दिया। तो यह इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑरिजिन बड़ा हो गया। तो आर्टिकल 21 इज नॉट only against arbitrary executive action but it is also against the arbitrary legislative action। तो ऑरिजिन को बड़ा कर दिया। आ रहा है समझ में? हाँ, बड़ा है, बहुत बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, तो दूसरे शब्द में क्या कहा जाए? तो दूसरे शब्द में कहा जाए कि जो अमेरिका में, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रैक्टिस हो रहा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भारत में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यही हुआ मतलब कि लॉ भी कैसा होना चाहिए? आपका जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, है ना, फेयर होना चाहिए। In fact, the protection under Article 21 should be available not only arbitrary or executive against but also against the arbitrary legislative action। समझ में आ गया ना? वाइडर कर दिया। तो प्रोटेक्शन टू बी गिवन अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन एज वेल। अब देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने पहले वाले जजमेंट से कैसे उसको पलट के नया जजमेंट सुनाया है। हम कहें कि ये लैंडमार्क जजमेंट है अपने आप में रिगार्डिंग आर्टिकल 21। और भी देखो, हाँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में नेचुरल जस्टिस भी आ रहा है वर्ड। अच्छा बच्चे लोग, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझे ना? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ भी फेयर होना चाहिए। अब जिस लॉ के बहाने आप किसी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी सिटीजन का या नॉन सिटीजन का आप डिप्राइव कर रहे हो, तो भाई वो लॉ भी तो आपका रीजनेबल होना चाहिए, वो लॉ भी तो आपका फेयर होना चाहिए, वो लॉ भी तो आपका जस्टिसिएबल होना चाहिए। समझ में आ गया ना? अब आता है नेचुरल जस्टिस। देखो नेचुरल जस्टिस अलग से लिख लेना। नेचुरल जस्टिस के अंदर दो एलिमेंट है। किसी के ऊपर यदि आरोप लगा है, हाँ, कोई भी मान लो किसी के ऊपर दोष लगा है, तो वो अपना केस का खुद स्वयं जज नहीं बन सकता है। फर्स्ट एलिमेंट नेचुरल जस्टिस का, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो अपना केस का स्वयं जज नहीं बन सकता है, एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा क्या है कि जिसके ऊपर भी आरोप लगा है उसको भी पूरा बोलने का अधिकार है, और जज जो बैठे रहेंगे पैनल में जो फैसला सुनाएंगे उसके ऊपर, तो उनको भी सुनने का अधिकार है, और जो एक्यूज्ड है उसको भी बोलने का अधिकार है। यानी कि राइट टू बी हर्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। समझ गए ना बच्चे लोग? क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये बताया है। और मैं अपने आप को फिर से करेक्ट करता हूँ कि आर्टिकल 15 में मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताया था अपने लेक्चर में, और मैंने नेचुरल जस्टिस का बात किया था, तो वो वहाँ से काट देना। नेचुरल जस्टिस का मतलब दो एलिमेंट है, जिसमें जिसके ऊपर आरोप लगा है वो अपना केस का स्वयं जज नहीं बन सकता है। दूसरा क्या है कि उसको भी सुना जाए कोर्ट में, उसको भी सेटिंग में पैनल के नज़दीक उसको भी सुना जाए कि वो क्या सोचता है। चलो एनीवे यहाँ पे देखो। अच्छा, AK गोपालन केस का जो पहला जो एलिमेंट है वो रेक्टिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही नहीं होगा, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही नहीं होगा, बल्कि लेजिस्लेटिव एक्शन यदि गलत है तो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। यानी कि लॉ क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, और तुम्हारा रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा देखो राइट टू लाइफ। आप देखो आर्टिकल 21 इज नॉट मेनली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो आदमी जी रहे हैं खाली बॉडी तक, केवल सर्वाइवल तक ही बात नहीं है, इसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी भी होना चाहिए। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। एक आदमी का अपना सम्मान होता है ना, सम्मान है जी, ठीक है, वो सम्मान वाला एलिमेंट भी आर्टिकल 21 के अंदर आना चाहिए। बताओ, केवल पहले क्या था कि
लिबर्टी का मतलब केवल बॉडी तक रिस्ट्रिक्टेड, नो, केवल बॉडी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक सम्मान, ह्यूमन डिग्निटी का भी एंगल होना चाहिए उसके अंदर। एंड दोस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच गो टू मेक अ मैन लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। यानी कि एक आदमी के अंदर यदि सम्मान का एलिमेंट ही नहीं रहे तो फिर आदमी का लाइफ कंप्लीट कैसे होगा? हाँ, आदमी का लाइफ फिर जीने का मतलब क्या होगा? फिर आदमी का लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगा। अच्छा, सम्मान हमारे जीवन को एक रास्ता देता है कि नहीं देता? हर आदमी सम्मान का प्यासा है कि नहीं? बताओ तो, जो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है फिर भी उसको सम्मान चाहिए। तो ह्यूमन डिग्निटी तो अटैच है ह्यूमन बॉडी के साथ, है कि नहीं? बताओ तो ये मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया। अब देखो, अब इससे क्या हुआ? इससे बहुत बड़ा हो गया आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू डिग्निटी वाला भी एंगल जुड़ गया। अब उसमें क्या नहीं आएगा? देखो, इट ऑल्सो रूल दैट एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स ए वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे, जिस राइट्स की वजह से पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन क्या हो सके? मेंटेन हो सके। समझ गए ना? तो देखो अब क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे समझो, जो पढ़े हो बच्चे लोग उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। जो गोपालन केस का जो माइनॉरिटी व्यू था, हाँ, कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी कुछ भी कर सकता है उल्टा पुल्टा, वो चीज़ ओवरथ्रोन कर दिया गया मेनका गांधी केस में। सही बात है ना? और आर्टिकल देखो, तो अब देखो तो आर्टिकल 19, इसलिए बताए थे ना पिछले क्लास में, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम आउटसाइड, वो आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएगा। तो जब इतना बड़ा मेनका गांधी का केस हुआ तो इससे क्या हुआ कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का पहले जो सेपरेट जो कंपार्टमेंट था, जो सेपरेट वॉल था, वो टूट गया। कुछ चीज़ यहाँ पे ही मिलेगा, आर्टिकल 19 का कुछ चीज़ यहाँ पे ही मिलेगा, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी तो डिग्निटी है हमारा। हम इंसान है इसलिए हमको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार तो आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो इसलिए देखो, जो पहले वाटर टाइट कंपार्टमेंट था, वाटर टाइट सेपरेशन था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में, वो टूट गया। यानी कि बहुत सारा चीज़ तुमको आर्टिकल 19 का 21 में भी दिखेगा और बहुत सारा 21 का चीज़ तुमको आर्टिकल 19 में भी दिखेगा। अच्छा, हम इंसान हैं, हमको भी प्रोफेशन करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं? तो देखो वही है। ऑन द अदर हैंड एक्सप्रेशन, इसलिए पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा हो गया, उसमें बहुत इतना बड़ा कि आर्टिकल 19 खुद स्वयं उसके अंदर आ जाएगा। समझे ना? हाँ, हैंस टू पुट सिंपली देर में भी बहुत सारे, इसलिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बाद तुमको बहुत ओवरलैपिंग एरियाज मिलेगा। समझे ना? इन द रिजल्ट ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। सही बात है ना? जो लॉ आप आर्टिकल 21 को आगे बढ़ाने के लिए बना रहे हो, वो चीज़ आर्टिकल 19 का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्टिकल 19 एक छोटा सा आर्टिकल बन जाएगा आर्टिकल 21 के अंदर। समझ गए ना? इन अदर वर्ड्स, ए लॉ मेड बाय द स्टेट विच सीक्स टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी मस्ट प्रिस्क्राइब ए प्रोसीजर फॉर सच डिप्राइवेशन विच मस्ट नॉट बी आर्बिट्री, अनफेयर और अनरीजनेबल। यानी कि लॉ भी क्या होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। प्रोसीजर यानी कि लॉ अच्छा होगा तभी तुम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ किसी का जो पर्सनल लिबर्टी है उसको डिप्राइव कर सकते हो। सेम चीज़ वही बोला गया, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट नहीं करना चाहिए। देखो लास्ट में लिखा गया है ना, समझ गए ना? तो वंस द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज इंपोर्टेड टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ लिबर्टी। देखो कितना मस्त बोला गया है। देखो समझने वाला चीज़ है। देखो बच्चे लोग, घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत। ये पहले चेक किया, देखो यहाँ पे देखो, पहले चेक किया गया किसने गलत काम किया, तो यानी कि किसी का लाइफ को डिप्राइव करना है तो लॉ क्या है? चलो लॉ भी क्या है? जस्ट है, फेयर है और रीजनेबल है। तो उस लॉ के हिसाब से इसके ऊपर मुकदमा लगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? उसको भी बोलने का अधिकार है, हाँ, उसको भी अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। एट द सेम टाइम चूंकि उसके ऊपर मुकदमा लगा है तो वो अपना जज खुद नहीं बन सकता है, इसलिए लिखा गया इट फॉलोज दैट सच लॉ शैल बी इनवैलिड। यदि ये लॉ भी इनवैलिड हो जाएगा यदि तुम नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब एक बार तो आपने लॉ के हिसाब से उसका लाइफ डिप्राइव कर दिए, बट एट द सेम टाइम उसको पूरा मौका दिया जाए नेचुरल जस्टिस का भी। यदि आप मौका नहीं दे रहे हो नेचुरल जस्टिस का भी, इधर देखो ध्यान से, यदि तुम नेचुरल जस्टिस का मौका नहीं दे रहे हो तो बाबू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो भी कोई काम का नहीं है। भले ही लॉ तुम्हारा फेयर हो, रीजनेबल हो और तुम्हारा उसमें अच्छा एलिमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? तो कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और कैसे नेचुरल जस्टिस इंटरलिंक्ड है, समझे? लॉ तभी फेयर माना जाएगा, लॉ तभी रीजनेबल माना जाएगा
आखिर लॉ के हिसाब से किसी का लाइफ डिप्राइव्ड किए हो तुम, तो भाई उसको सुनना भी तो पड़ेगा ठीक से, उसको सुनना भी पड़ेगा ठीक से, और वो अपने केस के लिए स्वयं जज नहीं बन सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जो नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को और स्ट्रेंथन करता है, समझ गए ना। या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर नेचुरल जस्टिस बहुत जरूर होना चाहिए, तभी वो एकदम सही लगेगा, सही में लगेगा कि भाई चलो लॉ रीजनेबल है, फेयर है, बढ़िया बात है, मैं एट द सेम टाइम नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी होना चाहिए उसके अंदर। आया समझ में कुछ भी? देखो टाइम लग रहा है इसको बताने में, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि अंदर इंट्रिंसिक बहुत चीज़ है इसके अंदर। एनीवे यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा बच्चे लोग पूरा खोल दिया गया। आर्टिकल 21 देखो ना, मानेका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 कितना बड़ा हो गया। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, सही बात है ना। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, एयर होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री आपके आसपास हजार्डियस है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। राइट टू लाइवलीहुड, देखो आगे है ना वो लाइवलीहुड मतलब प्रोफेशन, आगे आर्टिकल 19 राइट टू प्राइवेसी, देखो पुट्टास्वामी जजमेंट के में राइट टू प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट बना ही दिया गया। अब इसका मतलब देखो ये इसके अंदर आया है, ये सब इसके अंदर आया, मगर सब स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि स्टेट का अपना रिसोर्सेज भी उतना नहीं है। तो मैं बहुत सारा चीज़ देखो, जैसे राइट टू प्राइवेसी 2017 में जब पुट्टास्वामी जजमेंट केस में राइट टू प्राइवेसी बिकम फंडामेंटल राइट, मगर आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आ सकता है। देखो राइट टू शेल्टर, रहने का अधिकार है, देखो राइट टू शेल्टर मतलब क्या, राइट टू रेजिडेंस, आर्टिकल 19 आ गया ना। राइट टू हैव हेल्थ, देखो राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, देखो जो कि तुम लोग आर्टिकल 21A में पढ़ोगे, तो ये 21 में भी आ गया इसके अंदर। राइट टू गेट फ्री लीगल एड, यदि मान लो कि हमने कोई क्राइम किया है तो हमारे पास पैसा ही नहीं है लॉयर को हायर करने के लिए जो मेरा मुकदमा लड़ सके, तो खुद जुडिशरी हमको प्रोवाइड करेगा राइट टू फ्री लीगल एड, खुद जुडिशरी हमको क्या करेगा, लॉयर देगा। राइट अगेंस्ट सॉलिडिटी कन्फाइनमेंट, किसी को पकड़ के कहीं पे रख लिया तो उसके भी अगेंस्ट आपका वो है राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी कि हमारा मुकदमा है तो जल्दी हमारा मुकदमा ठीक करो, जल्दी मुकदमा देखो, हमारा 2 साल का सजा है तो भाई 2 साल में हमको छोड़ दो, समझे ना। राइट अगेंस्ट हैंडकाफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर एंड राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट। आप देखो कितना बड़ा राइट हो गया तुम्हारा, और आने वाले समय में और जुड़ते जाएगा इसके अंदर। तो आर्टिकल 21 बहुत, आप देखो बच्चे लोग 14 देखो, ध्यान दो, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, एक्सटर्नल मूवमेंट, आया समझ में, मानेका गांधी केस, समझ गए ना। तो ये सभी चीज़, अच्छा राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, अच्छा मान लो किसी को फांसी देना है, देखो ध्यान देखो, सुप्रीम कोर्ट बहुत ही वो है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर बहुत वो सीरियस है। बताओ फांसी देना है ये इस डेट में, अब फांसी नहीं दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंट टाइम में, मैं बता रहा हूँ 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आया, बोला कि जब इनको फांसी देना था अपने राइट टाइम में दिया ही नहीं है, और आदमी जिसको 10 साल बाद फांसी देना वो 20 साल सजा काट लिया है, तो ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है, सबको माफ़ कर दो, बिना प्रेसिडेंट का वो किए सबको माफ़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यही हुआ है, तुम्हारा जो राजीव गांधी का जो हत्यारा था इसी तरह वो छूटा है। तो ऐसा नहीं कि, तो वही तो बोले कि जो उसके ऊपर ट्रायल होना चाहिए वो यदि टाइम में नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन। एग्जीक्यूशन जो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ टाइम में, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके ये बोल सकता है कि छोड़ दो, अब हो गया, जितना सजा काटना था काट लिया, तुम कैपिटल पनिशमेंट टाइम पे दिया ही नहीं, हटा दो उसको, समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए। अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो देख रहे हो ना, 14 बताएं, देखो और देखो वहाँ पे, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of state, right to fair trial, right of prisoner to have necessity of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to social security and protection of the family, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep भी है, देखो सोने का अधिकार भी है, क्योंकि प्राइवेसी है भाई, सोने का अधिकार है, सोएंगे तभी तो तुम्हारा लिबर्टी तुम रियलाइज कर पाओगे। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन एंड राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ अब क्या करोगे, तो कितना बड़ा हॉरिजन खोला गया है इसका, समझ सकते हो ये। और जब स्टेट सशक्त हो जाए तो इस चीज़ को फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाएगा। कोई सर ये क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं है, नो, इसका हॉरिजन को बड़ा किया गया
कि क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। आज जैसे स्टेट को लगेगा, जुडिशरी को लगेगा, जैसे 2017 में जुडिशरी को लगा पुट्टास्वामी जजमेंट केस में कि भाई राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट ही बना दूँ, बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आने वाले समय में लगेगा राइट टू इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल राइट, वो भी बना दिया जाएगा। तो एम्बिट कितना बड़ा है समझो, समुंदर है कि नहीं है बताओ तो इसके अंदर। अच्छा, इसमें तुम लोग को मेंस राइटिंग से रिलेटेड समझाया गया कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है मेंस। आर्टिकल 21 जीएस पेपर 2 के लिए प्लस एथिक्स पेपर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी का कस्टोडियल डेथ हो गया तो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है, वो यूपीएससी में पूछा जा सकता है ना। शत्रुघ्न चौहान केस जो हुआ था, वही जो मैं बोल रहा था कि डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हुआ और उसका लेट हुआ कि आपको कैपिटल पनिशमेंट देना था, टाइम पे नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट आके बोल दी कि भाई छोड़ो सबको। हाँ, आने वाले समय में तुम पढ़ोगे राइट टू डाई विथ डिग्निटी, अरुण शानबाग केस जो कि एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया के बारे में समझोगे नेक्स्ट क्लास में। नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकते हो, मगर जो भी एविडेंस निकल के आएगा वो एडमिसिबल नहीं है तुम्हारा जज के सामने में। खाप पंचायत बताओ, अपने हिसाब से खाप पंचायत फैसला लेता है। ऑनर किलिंग होता है ना, पेरेंट्स लोग खुद अपने बच्चा को मार देता है, बोलता है कि ये हमारे लिए ब्लड था, तो ये भी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, समझे ना। तो नेचुरल जस्टिस क्या होता है, फेयर ट्रायल क्या होता है, ये सब तुम्हारा आर्टिकल 21 से संबंधित है, जो कि किसी न किसी तरीके से करंट अफेयर्स में बना रहता है। समझे ना बच्चे लोग, अब आराम से तुम लोग आंसर दे दोगे। देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फेमस गोपालन केस द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। गलत स्टेटमेंट है कि नहीं है? वाइडर इंटरप्रिटेशन कहाँ लिया? वाइडर इंटरप्रिटेशन तो मानेका गांधी केस में हुआ था। दूसरा देखो, इन द मानेका गांधी केस द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज फॉलोड, सही बात है ना। एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी रिलेट्स टू ओनली द लिबर्टी ऑफ पर्सन ऑफ द और द बॉडी ऑफ द, ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि केवल आप बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, लिबर्टी ऑफ द पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी वाला भी एंगल आना चाहिए। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है, जो कि तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, सब चीज़ वो लिखा गया है। आगे बढ़ो, ठीक है। सब चीज़ गोपालन केस, मानेका गांधी केस सब पढ़ चुके हो ना, सब चीज़ वहीं पे है। देखो हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 21। राइट टू स्लीप इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, करेक्ट है कि नहीं है बताओ। हाँ, जस्ट अभी देखे थे हम लोग। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। ऐसा तो नहीं है, ये एक ही गोपालन केस में था, बट मानेका गांधी केस में इसको रिवर्स कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। 2 आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 ओनली। आया समझ में ना? हाँ, वही चीज़ वहाँ पे दिया गया है, देखो समझ सकते हो तुम लोग कि राइट टू स्लीप, बिल्कुल उसको ऐड किया गया। एंड राइट स्टेटमेंट देखो, और मानेका गांधी केस में खोला गया। अब मैंने कहा कि वो और जैसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का, वो भी इवॉल्विंग है ना, तो आर्टिकल 21 भी इवॉल्विंग है, वो आने वाले समय में और ऐड होते चला जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि गोपालन केस में क्या हो, देखो व्यू, गोपालन केस में ये व्यू था सुप्रीम कोर्ट का, उस व्यू को मानेका गांधी केस में पलट दिया गया, समझ गए ना। अच्छा, थोड़ा सा ये दिया गया कि दिस रूलिंग इज इन रिस्पॉन्स टू पुलिस एक्शन ऑन स्लीपिंग क्राउड एट बाबा रामदेव एलाई एट रामलीला मैदान। यानी कि रामलीला मैदान में जानते हो ना कि जो हुआ था, तो सोया हुआ आदमी के ऊपर चला दिया, डंडा चला दिया। हाँ, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आगे बोलना पड़ा कि आर्टिकल 21 का एम्बिट बड़ा है। राइट टू स्लीप भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर का पार्ट है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।